नमस्कार, मैं पल्लवी भविष्य कथन की आध्यात्मिक सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज जानेंगे क्या वाकई 2024 में पीएम मोदी की लगेगी हैट्रिक। क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली, किस ओर इशारा करते हैं पीएम मोदी के सितारे। राजनीतिक गणनाओं और एग्जिट पोल से परे आज हम जानेंगे क्या पीएम मोदी की कुंडली वाकई कह रही है कि 2024 में बनेगी पीएम मोदी की सरकार। पीएम मोदी की कुंडली खंगालने के लिए, उसे समझाने के लिए और उसमें छिपे राज बताने के लिए हमारे साथ हैं देवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी। नमस्कार आचार्य जी, राजनीति में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो बड़े बड़े धनधान्य परिवारों से आते हैं, और वहीं एक मामूली सा लड़का गरीब से परिवार का सुदूर किसी गांव से आता है, चाय बेचता है, पूरे भारत का भ्रमण करता है, यहाँ के जनमानस के मन को समझता है, उनसे जुड़ता है। फिर एक दिन इस देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, 2014 में प्रधानमंत्री बनता है, 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा क्या है प्रधानमंत्री जी की कुंडली में, किस प्रकार का राजयोग है कि जो रणभूमि आज हम देख रहे हैं, एक तरफ कौरवों की सेना थी, वो 100 थे, एक तरफ मात्र 5 पांडव थे जिनके साथ धर्म था, श्री कृष्ण थे। यतो धर्म तथा विजय। किस ओर है इस बार धर्म? और आपका जो प्रश्न है आजकल के दृष्टिकोण से, आपने मोदी जी के बारे में मुझसे सीधा सीधा पूछा है, और यद्यपि और भी योद्धा हैं मैदान में, राहुल गांधी हैं, शहजादे हैं, ये तो अखिलेश यादव जी भी कोई कम अपने हुंकार नहीं भरते, और उधर ममता जी हैं, और फिर इंडिया गठबंधन में तो सारे ही एक तरफ आ गए हैं। और ये सच है कि मोदी जी की सेना में थोड़े से लोग हैं, लेकिन वो राम जी को ले आए हैं। एक नारा है, जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। तो उनकी जन्मपत्री में भी क्या ऐसे योग हैं? तो मैं जहां तक देखता हूं, नरेंद्र भाई की जन्मपत्री में 2014 में भी मैंने भविष्यवाणी की थी, और बाकायदा मैं उस वक्त पुणे में था, और एक अखबार आज नामक अखबार निकलता है, आज नाम था शायद उसका, तो उसके अंदर राइटिंग में आधा पेज के करीब, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री की सरकार लगभग 300 के लगभग यहाँ बनने जा रही है, 300 के आसपास, 282 सीटें आ गई थी। फिर 2019 में भी मैंने भविष्यवाणी करी थी कि 300 पार हो जाएंगे, तो वहां भी 303 के करीब सीटें आ गई थी। जहां तक मोदी जी की जन्मपत्री का सवाल है, इनकी जन्मपत्री में मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है, मुझे नहीं पता ये कितनी सही है गलत है, हम लोग तो स्वभावतः जो गूगल हमें दे देता है हम ले लेते हैं, पर जो मेरे पास है उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 17/9/1950 दोपहर 12 बजे का मुझे इसमें बताया है, और ये है कोई वाडनगर है गुजरात में। तो इनकी जन्मपत्री की क्या क्या खूबियां हैं, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार भी ये बनेंगे? तो सबसे पहले इनकी पत्री में एक है नीचता भंग राजयोग, यानी कोई ग्रह नीच का हो, और उस नीचता में तो ये होता है कि उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलने चाहिए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को पॉजिटिव मिलते हैं। क्यों? इनकी जन्मपत्री वृश्चिक लग्न की है, चंद्रमा भाग्येश होकर लगन में है। अब भाग्य का प्लैनेट अगर लगन में आ जाए तो वो ये कहता है कि मैं भाग्येश, मैं पिछले जन्मों का तेरा भाग्य, आ रहा हूं तेरे साथ। लगन में आ गया मंगल, चंद्रमा जो कि भाग्य का स्वामी है वो लग्नेश मंगल के साथ है, तो इधर चंद्रमा तो नीच का हुआ, लेकिन वहां मंगल भी है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर वो केंद्र से, अगर वो लगन से केंद्र में आ जाए तो ये नीचता भंग राजयोग हो जाता है। तो ये पहला राजयोग है जो इनको, नीचता भंग राजयोग का अर्थ ये हुआ इनको श्रेष्ठतम ऊंचाइयां प्रदान करने वाला राजयोग। अच्छा, मंगल सेनापति है, सेनापति का अर्थ होता है रक्षा करे, देश की रक्षा करे, सीमाओं की रक्षा करे, देश के संविधान की रक्षा करे, देश में रहने वाले जो जनमानस हैं उनके चरित्र की, उनके खाने पीने का ध्यान रखे, उनको रहने को घर दे,
उनको वस्त्र दे, उनके जॉब के लिए उनके कार्य क्षेत्र का ध्यान रखे। जब मंगल स्वराशि के होकर लगन में आते हैं तो ये एक दिव्य एक और योग बन जाता है, उसे कहते हैं रुचक महायोग। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है जो नरेंद्र भाई की जन्मपत्री में है। और वृश्चिक लगन में ये मंगल जन्मपत्री में लगन में होने के कारण पंच महायोगों में से रुचक नामक योग बनाता है। रुचक योग के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति सहनशील होता है, पराक्रमी होता है, उसका आचरण पवित्र होता है, सात्विक होता है, और वो देश में रहने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पवान होता है। ये रुचक योग की व्याख्या कर रहा हूं। अब नरेंद्र भाई में ये कितने गुण हैं ये तो अब आपने 10 सालों में देख ही लिया। और एक खास बात कहना चाहता हूं आपकी जन्मपत्री में, जिस योग की मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं, ये योग न भूतो न भविष्यति, ये किसी भी राजनेता की जन्मपत्री में नहीं है। कि इनकी जन्म कुंडली में एक होता है पोषक ग्रह, ये बड़ा कीमती ग्रह होता है। पोषक का अर्थ होता है जैसे भगवान विष्णु, जैसे ब्रह्मा जी जन्म देते हैं सृष्टि को, विष्णु जी उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और जो असार है व्यर्थ है उसको शिव नाश कर देते हैं फिर से सृजन करने के लिए। इनकी जन्मपत्री के कुछ चमत्कार देखे आप। सबसे पहले चमत्कार ये देखे कि चंद्रमा लगन में है। चंद्रमा की नीच राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन सा हुआ? मंगल, वो इनके लगन में है। अब चंद्रमा की, ये तो चंद्रमा की नीच राशि, चंद्रमा की उच्च राशि कौन सी होती है? वृषभ। उसका स्वामी शुक्र, शुक्र इनका दशम भाव में केंद्र में है। यानी चंद्रमा की नीच राशि और उच्च राशि के दोनों ग्रह लगन से भी और चंद्र लगन से भी केंद्र में है। ये हुआ दिव्य योगों का योग, महायोग, जिसे पराशर ऋषि कहते हैं ऐसा व्यक्ति राजा, ये राजा जन्म लेता है। अब ये तो हुआ चंद्रमा से। आइए अब मंगल से भी देखें। चंद्रमा तो मन का कारक है ना। मंगल तो सेनापति है, आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है। मंगल भी लगन में। मंगल की नीच राशि कौन सी होती है? कर्क। उसका स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ। मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है? मकर। उसका स्वामी कौन? शनि। शनि दशम भाव में शुक्र के साथ। ये दूसरा महाराज योग जो चंद्र लगन से और लगन से फिर बन रहा है, यानी डबल राजा और एक राजा और 2 राजा बन गए। 2014 में राजा बने, 2019 में ये राजा मंगल ने बना दिया। और देखिए इनकी जन्मपत्री में गुरु को देखिए, जुपिटर पंचमेश है, जो सूक्ष्म बुद्धि का, जो जनता का भाव है, जो जनता के दुखों और सुखों को देखता है। तो ये वाला गुण पंचमेश गुरु की उच्च राशि कौन सी होती है? कर्क। तो चंद्रमा देखिए गुरु से केंद्र में, और गुरु की नीच राशि कौन सी होती है? शनि, मकर। और मकर का स्वामी शनि भी केंद्र में गुरु से। ये तीसरा राजा योग। तो 2014 से 19 में पहला राजा, 19 से 23 में दूसरा राजा, और अब 24 से 29 का तीसरा राजा ये देवगुरु बृहस्पति बनाने जा रहे हैं। ये मैं पहली बार ज्योतिष के जगत में इस पराशर ऋषि के अद्भुत सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं। और अगर आप मुझे कहें तो मैं उससे अगले की भी बात कर दूं, चौथे राजा की भी बात कर दूं, आगे भी कहेंगे। शनि से लेके चलते हैं। शनि की जो उच्च राशि है वो है तुला, उसका स्वामी शुक्र और शनि केंद्र में। की नीच राशि है मेष, उसका स्वामी मंगल लगन में, वो भी केंद्र में। चौथे टर्म के भी राजा अगर ये चाहेंगे तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसका अर्थ यह है इन्हें देवताओं ने चुना है। इसका अर्थ यह है इन्हें सप्त ऋषियों ने चुना है। इसका अर्थ यह है
इनके ऊपर राम जी की असीम कृपा है। अब देखिए कृपाएं कैसी आ रही हैं। चंद्रमा मां की कृपा, तो माता जी के साथ कितने रहे, जब तक जीवित थी हर क्षण उनके साथ गुजारते थे। अक्सर माता जी की बात करते हुए भावुक भी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इनकी वृश्चिक राशि है, इमोशनल हो जाते हैं। मंगल दुधारू जुझारू सेनापति, ये मंगल का गुण इनको मिला। मंगल के कारण ही जब भी कोई फेस्टिवल होता है ये सेना के पास चले जाते हैं। मंगल इज अ फाइटर, मंगल इज अ सेनापति, और कड़े निर्णय लेना और पीछे ना हटना, ये मंगल के गुण हैं। और मंगल कहता है मैं हूं तेरे साथ, पीछे नहीं हटूंगा, जो कहूंगा वो करूंगा, ये मंगल का गुण। शनि जिसने राजयोग दिया इन्हें। आचार्य जी एक बात पूछना चाह रही थी, सब लोग कह रहे हैं कि 2024 जो है वो शनि का साल है, तो 2024 में यदि हम प्रधानमंत्री मोदी की विजय देखते हैं तो क्या उसमें शनि का साल होना एक कारक है या फिर ऐसा नहीं है? 17 उनका जो अंक बनता है। क्या बढ़िया सी बात पूछ दिया। 17 अगर न्यूमरोलॉजी को लेके चलें तो 1 नंबर सूर्य का, और वो जो 7 नंबर है वो केतु का। अच्छा, यानी सूर्य आत्मा का कारक है और केतु मुक्ति का। अच्छा, तो 17 नंबर का अर्थ ये हुआ, अलग अलग नंबरों के कैरेक्टर ये निकल के आए कि इन्होंने कहा था कि अपना क्या है जी, ये रखा कमंडल, जब कहोगे लेके निकल जाएंगे। जी जी, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। वो जो आत्मशोध, वो जो अपने को जानने की बात, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि की बात, तो वो इनका सार गुण है जो भीतर है। और अनंत योगियों की देशना है इनके पास, मार्गदर्शन है इनके पास, उसके आधार पर ये चल रहे हैं। और 8 नंबर बनाए तो आ गया शनि, जो आपने कहा। तो शनि भी इनकी पत्री में राजाओं का राजा योग बना रहा है, और इस बार का राजा भी शनि है। और स्वभावता ये शनि तीसरा टर्म इनको जिताने जा रहा है, और उन लोगों के इन्हें वोट मिलेंगे जिन लोगों की विपक्षियों को कल्पना भी नहीं होगी। वो कहते हैं ना जनता जनार्दन है, वो कहते हैं ना जनता में नारायण है, वो कहते हैं ना नर में नारायण आता है। तो वास्तव में ही इन्होंने नारायण की प्रतिष्ठा अयोध्या में की है। अब वो जो जनता का सैलाब है, जब वो अपनी फिंगर से बटन दबाएंगे तो नारायण के आशीर्वाद से तीसरे टर्म में भी ये शनिदेव की कृपा इन पे होने वाली है, और तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आपने तो एकदम मुखर होकर कहा कि नर के माध्यम से नारायण की कृपा प्रधानमंत्री पर होने वाली है। भारत में पीएम मोदी की धाक है। आचार्य जी, विदेशों में भी जब वे जाते हैं ना तो सब उनके पीछे चलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके गले मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं। किस प्रकार के योग है उनकी कुंडली में कि विदेशों तक उनकी धाक है, एक गूंज है प्रधानमंत्री मोदी की? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जब हम विदेश की बात करते हैं तो जन्मपत्री का 8वां और 12वां भाव बहुत एक्टिव होना चाहिए। इनके अष्टम भाव का स्वामी बुध है, और बुध राहु और केतु के साथ योग बनाता है 11वें भाव पे, एकादश भाव में, और वहां सूर्य भी है। अष्टमेश जब 11वें भाव में चला जाता है, 11वां भाव होता है प्राप्ति का, लगन का मतलब मैं, 11वें भाव का अर्थ मुझे क्या क्या मिलेगा। तो 11वें भाव में राहु और केतु, राहु पंचम भाव में है, केतु 11वें भाव में। राहु और केतु का संबंध विदेशी ताकतों से होता है, और पंचम भाव जो होता है ये सूक्ष्म बुद्धि का है, चतुर्थ भाव मन का है, पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का है। सूक्ष्म बुद्धि से विचार करके अगर हम देखेंगे तो इनकी जन्मपत्री में अष्टमेश 12वें घर में, 11वें घर में है, और शुक्र जो 12वें घर का स्वामी है वो 10म भाव में है शनि के साथ। शनि और राहु ये विदेशी प्लैनेट है, इन्हें फॉरेनर प्लैनेट्स कहते हैं। वही तो राजयोग बना रहे हैं इनकी पत्री में, इसलिए इनकी जन्म पत्री में ऐसे दिव्य योग हैं। इनके पास जो बाइडेन भी मिलते हैं बड़े प्रेम के साथ, इनके साथ पुतिन भी मिलते हैं, इनके साथ कौन नहीं मिलता, सब कोई मिलना चाहते हैं। भारत की राजनैतिक, भारत की सामाजिक, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को साथ लेके चल रहे हैं,
और उन वीरों को साथ लेके चल रहे हैं इतिहासकारों ने, जिनका नाम भी इतिहास में नहीं लिखा। उन सब वीरों को नरेंद्र भाई मोदी जनता के सामने ला रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व बलिदान किया। ऐसे हर व्यक्ति को नरेंद्र भाई मोदी आगे ला रहे हैं। हमारे इतिहास में भी हम उन्हें पढ़ेंगे जिन्होंने बलिदान किया, और कई तो ऐसे कार्य भी कर दिए। देश का देखिए कैसे रूपांतरण कर दिया, आते ही नोटबंदी कर दी। और जो देश के हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी सबको साथ लेके आगे चल रहे हैं। इस व्यक्ति का अपना कोई परिवार ही नहीं है। ये कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मैं उन्हीं के लिए जीता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो रहा मोदी का परिवार, पूरा भारत ही उनका परिवार है। आचार्य जी, पीएम मोदी एक धार्मिक पुरुष है। भारत में जितने भी धार्मिक स्थल थे उनका पुनरुद्धार करवाया। तो क्या इस समय में ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि आपने तो कहा कि अब चौथे टर्म में आना है, तो भी वे चाहेंगे तो चौथे टर्म में भी आ सकते हैं, पर क्या वे कहीं संन्यास लेते भी दिखाई देते हैं कि भविष्य में सब छोड़ के सच में ही झोला उठा के चले जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। जन्म कुंडली में अगर हम संन्यास की बात करें तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव होता है मन का, अष्टम भाव जो होता है वो इस लौकिक जीवन में मृत्यु का भी होता है, और जो 12वां भाव है वो शरीर की हानि का होता है। यानी अगर गहरे में कहें, शरीर से आत्मा की मुक्ति। तो चतुर्थ भाव मन का, मन में आते हैं विचार, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पहले तो हमारी यात्रा होती है बाहर के जगत की। जब उससे हम तृप्त हो जाते हैं या अतृप्त हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो बाहर का तो नहीं मिला, मैं अपने को तो जानूं, परमात्मा को तो जानूं, मैं कौन हूं, मैं पूर्व जन्म में कौन था, मेरा उद्देश्य क्या है इस जन्म में आने का। तो जब आदमी अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़, तीसरा टर्न है शनिदेव, विशेष इनके ऊपर कृपा करने वाले हैं। और अष्टम भाव का स्वामी बुध है, द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है। अगर हम देखेंगे द्वादशे शुक्र शनि के ही साथ है। ये एक योगी हैं। भारत में लिटरेचर लिखा नहीं जाता, कंठ में होता है। विद्या यो कंठई, धन जो गंठई, धन जो गांठ में हो, विद्या जो कंठ में हो। यहाँ तो ब्राह्मण ऐसे हैं पंचांग का निर्माण करते हैं। नासा का तो जन्म अब हुआ, पंचांग तो उससे पहले बता देता था सूर्य उदय कब होगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, आंधियां कब आएंगी, तूफान कब आएगा। ये तो 100-200 रुपए के पंचांग से कोई भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर आने वाले अगले 100 वर्षों के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। नरेंद्र भाई मोदी की जन्मपत्री में एक बात क्लियर है, अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, और ये सबको साथ लेके देश को एक विश्व गुरु की पदवी पे बैठाते हुए आगे लेके जाने वाले हैं। ले जा चुके हैं, जो चीजें रह गई हैं उसे पूरा करेंगे। लेकिन ये सच है, ये मन से तो जा चुके हैं, लेकिन जब तक देश का पूरा धर्म युद्ध ना जीत लें तब तक ये जाने वाले नहीं हैं। तो जो राजनीतिक समीकरण है और जो ज्योतिष समीकरण है, उनसे काफ़ी हद तक स्थिति क्लियर हो रही है। आचार्य जी, दरअसल कहते हैं कि जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वो भाग्य के रूप में अगले जन्म में आपके साथ आते हैं। पिछले जन्म के कर्म कहीं नहीं जाते। तो पीएम मोदी जो है वो सब भाग्य में लेकर आए हैं, या वे एक कर्म योगी हैं? भाग्य बड़ा हुआ या कर्म? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए कुंडली से ही देख लेते हैं ना, दशम भाव कर्म का और नवम भाव भाग्य का। यानी भाग्य पहले है, कर्म बाद में है। बहुत सुंदर बात। पराशर ऋषि ने नहीं तो नवम भाव रखते कर्म का और दशम भाव रखते भाग्य का। उन्होंने क्या रखा? दशम भाव कर्म का। संपूर्ण जन्मों के कर्मों को दशम भाव से देखा जाता है और D10 चार्ट के लगन से देखा जाता है। यदि आपका जन्म नक्षत्र का स्वामी, लीजिए मास्टर की दे रहा हूं, मैं हमेशा मास्टर की दिया करता हूं। आपके जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसका स्वामी अगर केंद्र में है तो वो व्यक्ति जीवन भर राज करता है, जिस भी फील्ड में होता है उसका मुखिया होता है। अब नरेंद्र भाई जन्मपत्री की पत्री को देख लेते हैं। इनका चंद्रमा जो है अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है और इनके दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। ये हुई
प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बन गए। ये एक राजा का जन्म होता है इसके अंदर, और वाकई इनकी जन्मपत्री में ऐसे दिव्य योग भी है। आपने इसी साक्षात्कार में स्टार्टिंग में कहा था, जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। चलिए, राम को तो ले आए, लेकिन अभी काशी विश्वनाथ है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उनकी स्थिति पर आपको क्या लगता है? देखिए, जो राम जी हैं उनके जो आराध्य है भगवान शिव है। भगवान शिव राम जी के आराध्य है, और शिव जी से पूछो, वो कहते हैं मेरे आराध्य राम जी हैं। तो यदि राम जी शिव जी के आराध्य होकर पहले आ गए हैं, तो राम जी अपने आराध्य शिव जी को भी लाने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाते जाते एक छोटी सी बात एक बार फिर चाहती हूँ कि आप मुखर होकर हमें बताएं कि आएंगे तो मोदी ही, माँ भारती का ये सपूत आएगा या समीकरण कुछ और भी बन सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। संक्षेप में जवाब देता हूं आपको। मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, मोदी आ चुके हैं, और इसकी ताकत आप है, आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास। निश्चित रूप से हम मोदी जी को तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में देखने जा रहे हैं, और ये मैं ज्योतिष के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं। हो सकता है आप में से कई लोग सोचते हो, अरे हम तो मोदी भक्त हैं, हर बार मोदी जी को ही जिताते हैं। भैया, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, जन्मपत्री में जो दिखता है वही बोलते हैं, और डंके की चोट पे बोलते हैं, मोदी ही आएंगे। आचार्य जी ने इतनी पॉजिटिविटी के साथ इस चर्चा का अंत किया है कि आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि आप जैसे लोग ही नारायण का यह आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आचार्य जी। ये सब था कुंडली विश्लेषण के अनुसार, किसी की निजी राय नहीं। नमस्ते। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.